अदावरी नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड न्यूज चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सरवर। आज मेरे साथ जो शख्सियत आप देख रहे हैं, पीडीपी के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जम्मू प्रोविंस के रमेश सिंह सलाथिया और मेशी जी आज मेरे साथ मौजूद हैं। तो आज हम इनसे बहुत सी चीज़ें जानेंगे, क्योंकि जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक जो स्कीम जो लॉन्च की गई है अग्निपथ, तो उसको लेकर इनका क्या कहना है, क्योंकि काफ़ी जो युवा हैं हमारे मुल्क के, तो काफ़ी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि पीडीपी का क्या मौक़िफ़ है। सर, सबसे पहले तो मैं खुशामदीद कहता हूं आपको अपने चैनल में। सर साहब थैंक यू, शुक्रिया आपके चैनल का भी। सर, मैं आज शुरुआत जहां से करूंगा, क्योंकि एक जो मुद्दा है बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है, जैसे कि अग्निपथ जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च हुई है, तो युवा जो है वो आज काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप भी देखते होंगे। तो क्या सर ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये जो स्कीम निकाली गई है, क्या आप लोग इससे सेटिस्फाइड हो? पीडीपी का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है, क्या कहेंगे सर इसके ऊपर आप? देखो, ये पीडीपी का तो साफ इसके ऊपर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो इन्होंने युवाओं के लिए जो ये एक्ट इन्होंने लागू किया है, ये तो सरासर के युवाओं के साथ नाइंसाफ़ी है और उनके साथ एक मजाक है। ये तो ये अग्निपथ नहीं है, ये युवा को अग्नि में धकेलने वाली बात है। इन्होंने युवा को अग्नि में धकेल के रख दिया है। मैं आपको बताऊँ, चौधरी साहब के एक जब कांस्टेबल तैयार करते हैं हम, तो उसके लिए हमारी फ़ौज को कम से कम भी 1 साल की ट्रेनिंग देनी पड़ती है और उसके बाद उसके अलग अलग जो हमारे इलाके हैं, जैसे आपका करगिल होगा, वो नेफा है या असम है, उत्तरांचल है, उत्तराखंड है, तो ऐसे ऐसे इलाकों में हमारे फौजी जाते हैं। वहाँ का जो मौसम है उसमें उनको सांचे में डालना पड़ता है कि उस मौसम में जाकर देखते हैं कि जैसे लेह लद्दाख करगिल में ऑक्सीजन कम है, वहाँ भी हमारी फौजें जो हैं उन्हें 2 साल का पीरियड या 1.5 साल के लिए वहाँ पे जाते हैं जी। बर्फ़ में कैसे रहना है, जहाँ ऑक्सीजन कम हो किस तरीके से वहाँ पे हमें किस तरीके से वहाँ पे रहना है, तो ये सारा कुछ हमें फ़ौज में मिलता है सीखने को। और कम से कम भी एक सिपाही को अच्छा सिपाही बनने के लिए 4 साल चाहिए उसे, एक मजबूत सिपाही बनने के लिए। ये जो उन्होंने 6 महीने की इनको ट्रेनिंग और 17 साल से लेकर 21 साल तक, तो मेरा कहने का मतलब है कि बच्चा 4 साल का तो 21 साल को घर आ जाएगा, तो अगर 21 का होगा तो 24 का घर आ जाएगा, 23 का होगा 27 का घर आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि बच्चों को पहले तो अपने शरीर को भी उन्हें मजबूत करना है। ये जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, कभी भी इनके साथ अगर जंग हो जाती है तो ये बच्चे क्या करेंगे? इनको शहीद करने के लिए इनको फौज में भर्ती कर रहे हैं। ये शहीद करने के लिए इनके बच्चों को शहीद करना है। तो लड़ाई के लिए तो बच्चे पहले तैयार होने चाहिए। अगर फौज की हमारे जो फौज है इतनी मजबूत हिंदुस्तान की फौज है, उसको कमज़ोर नहीं करना चाहिए, उसको इससे भी ज़्यादा मजबूती देनी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि फौज को कमज़ोर नहीं करना है। तो हिंदुस्तान या कोई भी मुल्क, अगर लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बार 1965 में एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान जय जय हिंदुस्तान, तो जिस मुल्क का किसान मजबूत होगा, जो मजबूत मुल्क तरक्की करेगा, जिसका जवान मजबूत होगा तो उसकी सरहदें जो है, उसका बॉर्डर जो है मजबूत होगा। तो इन्होंने ये पहले इन्हें किसान को 1 साल वहाँ सड़कों पर रखा है इन्होंने, और वो एक 750 के करीब हमारा किसान जो था वो वहाँ पर शहीद किया। इस किस्म के दंगे हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए हिंदुस्तान में, जिस मुल्क में इस किस्म के दंगे। मैं युवाओं से भी एक प्रार्थना करता हूँ कि अगर प्रोटेस्ट करना है पीसफुल करें। इस मुद्दे पे भी हम बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का यही कहना है और सोचना ही मुझे लगता है यही होगा कि अगर युवाओं को 4 साल हम दे रहे हैं सर्विस के लिए, वो दूसरी फोर्स में जा भी सकता है उसी टाइम भी, लेकिन मुझे लगता है कि सब जितने भी जो हमारे युवा होंगे उनको नौकरी मिलना मुमकिन हो जाएगा। ऐसे कुछ हद तक बड़ा मुश्किल था। अगर 60 साल कोई नौकरी कर रहा है, जहाँ उसके लिए पूरी नौकरी के लिए जो प्रावधान रखा गया था, तो कुछ लोग जो थे उनको जो जंग थे उनको नौकरियां नहीं मिल रही थी। अगर 4 साल देते हैं तो मुझे लगता है कि सभी युवा, मुझे लगता है कि वो फिट भी हो जाएंगे, उनको सभी को नौकरियां मिलेंगी और बेरोजगारी कम होगी, और इससे मुझे लगता है कि गरीबी भी कम होगी। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये तो आपने बड़ी सी बात कही है कि इससे बेरोजगारी खत्म नहीं, बेरोजगारी बढ़ेगी। जब बच्चा कमाने के काबिल होगा वो घर में होगा, तो जब बच्चा वहाँ पे थोड़ी ट्रेनिंग कर लेगा वेपन चलाने की, तो अगर जहाँ पे आता है वापस आ जाए 4 साल के बाद, 4 साल के बाद घर आएगा, कहीं किसी ऐसे गैंग में फंस जाएगा वो, तो क्या करेगा? वो गलत रास्ते पे जाएगा।
जिससे बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। 4 साल में बेरोजगारी खत्म नहीं होगी, वो बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। ऐसे तो बच्चे जो हैं, चलो काम तो नौकरी नहीं मिलेगी, वो अपना प्राइवेट काम करेंगे, वो खोखा रेडी फेडी वो भी कहाँ लगानी है, ये तो लगाने नहीं देते, चलो फिर भी कोई काम करेंगे, दिहाड़ी लगाएंगे, ये मजबूर करेंगे एक क्राइम की तरफ जाओ। आपने देखा होगा ये थोड़े से मुल्क हैं जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, वहाँ पे इनको ज़बरदस्ती 2 साल या 4 साल के लिए भर्ती करते हैं। अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, जहाँ और थोड़ी सी कंट्री जो है वहाँ पे कोई 15-16 कंट्री हैं जहाँ पे ये लेते हैं, लेकिन वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, उनको ज़बरदस्ती फौज में लिया जाता है। तो आप देखते हैं अमेरिका में क्या होता है। अमेरिका में कभी रेलवे स्टेशन में जाता कोई टक करता है, 10-20 को मार के चला जाता, कोई मिलिटेंसी नहीं है वहाँ पे। ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने वेपन चलाने की वो प्रैक्टिस कर ली है, तो वो क्या करेंगे, वो दंगे करेंगे। तो मैं यही गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, इस कानून को वापस लेना चाहिए, जिससे पहले चला आ रहा था। जिस तरीके से हमारे बच्चे भर्ती होते थे 15 साल 17 साल, आगे उनकी प्रमोशन होती थी। अगर हवालदार बन जाता वो 24 करेगा, या सूबेदार बन जाता वो 28 करेगा, सूबेदार मेजर बन जाएगा 32 साल नौकरी करेगा। तो उस तरीके से इनको नौकरी करेंगे तो इनके आगे जो बच्चे आएंगे वो भी उनको ही पढ़ा सकेंगे, उनको भी आगे वो लेके जा सकेंगे। शादी अब इनकी हो रही है, शादी से पहले ये इधर आ जाए घर में, ये इसकी मुझे नहीं समझ लेती कि रोजगार किस किस्म का रोजगार है। ये रोजगार तो अपने परिवार के लिए होता है। सर एक मुद्दा और बहुत गरमाया हुआ है, जैसे जो JKPSI की लिस्ट जो निकलती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो युवा हैं वो फिर रोडों के ऊपर हैं कि किसी एक फैमिली के 4-5 लड़कों की जो बच्चों की जो सिलेक्शन हो जाती है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जिन बच्चों ने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी सर, जो 99 पॉइंट कुछ नंबर ले रहे हैं, तो उनके लिए मुझे लगता है नुकसान हो रहा है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि जो ये सिलेक्शन लिस्ट निकली है इसको कैंसिल होना चाहिए। तो सर आए दिन चाहे लिस्टें निकल रही हैं नहीं निकल रही हैं, तो युवा हमेशा प्रोटेस्ट की तरफ क्यों ध्यान दे रहे हैं सर? ये देखो, ये जो पुलिस की जो जम्मू कश्मीर जो पुलिस की जो लिस्ट SI की निकाली है, इसमें बहुत बड़ा स्कैम है। मैं हम गवर्नर साहब से यही LG साहब से रिक्वेस्ट करेंगे इसकी तहकीकात हो और सही तरीके से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। हम नहीं कहते जो बच्चे बेचारे पास हो गए किस तरीके से उन्होंने किया है, लेकिन जो रह गए उनके बारे में तो सोचे ना। जो बच्चे अगर आप कह रहे हो कि आज एक घर के 4, वो कैसे हो गए? पहले हमें ये उन लोगों को तो कम से कम तसल्ली देना जो बच्चे बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिन बच्चों ने मेहनत की है, जो बच्चे दिन रात मेहनत करते रहे हैं, कभी वो बेचारे पूरी रात पढ़ते रहे हैं, जहाँ फिजिकली अपने आप को फिट रखने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज करते रहे बच्चे। आज उनके साथ तो ये बहुत बड़ा एक, मैं कहता हूँ कि उनके साथ बहुत बड़ा ये जुल्म हुआ है। कर रहे हैं लेडीज, देखो उन पर लाठियाँ बरसाई जा रही हैं। मुझे ये समझ नहीं लगती कि पहले जब रखते हो आप तो उनके साथ बहुत बड़े वायदे करते हो, हम ये करेंगे, आपको हम पक्का करेंगे, हम आपको कंडक्चुअल बेस पर रखेंगे। उसके बाद अपना काम निकाला, उनको निकाल दिया। जब इनका काम हो गया गवर्नमेंट के पास, आप पीसफुल माहौल है, जाइए अपने अपने घर। ये कौन सी बात है? ये तो बच्चों को साथ सरासर बेइंसाफ़ी हो रही है और सरासर ये धोखा हो रहा है। तो मैं तो यही बच्चों से यही अपील करूंगा या उनके पेरेंट्स से यही अपील करूंगा कि ये जो लोग आपके साथ जो बोलते हैं ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं और ये सिर्फ इनकी जुमलाबाजी होती है, इनकी चांसे में मत आए। मैंने देखा एक दिन बच्चे गए हुए थे, वो रविंदर राणे के आगे हाथ जोड़े, जनाब मैंने आपको कहा, आपने ये कहा ये होगा। मैं नौजवानों को एक बार पहले अपील की थी, मत रविंदर राणे के पास जाएं, मत इनके पास जाएं, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते और ना ये नौजवानों के लिए कुछ। सर किसके पास जाएं युवा, किसके पास जाएं फिर? इन्हें जाना कहाँ है, अपने घर में बैठे। मेरा तो एक ही इनके साथ सवाल है कि जब भी इलेक्शन हो इनके खिलाफ जो इनका बटन है उसके खिलाफ वोट डालें। जहाँ की जो गवर्नमेंट होगी, जहाँ की लोकल गवर्नमेंट चाहिए, जहाँ के जो जम्मू कश्मीर की जहाँ की जो पार्टी है, मैं तो कहता हूँ PAGD को वोट दें। और जब वो सत्ता में आएंगे तो हम लोगों के मसले भी हल करेंगे और लोगों के लिए जो सहूलत होगी, और जैसे हमने पहले लोगों के लिए जो बच्चों की पॉलिसी जो हमने बनाई थी, नौकरी की जो हमारे पास पॉलिसी थी, वो पॉलिसी के तहत हमने बच्चों को मुलाजिमत भी दी, उनको हमने जॉब भी दी है। की जहाँ तक सवाल है, आपने PAGD का जिक्र किया, लेकिन मुझे लगता नहीं कि PAGD का कोई लीडर सामने नहीं आ रहा है सर। कोई उनके फेवर में नहीं बोल रहा है, कोई लीडर किसी के मतलब एरिया में नहीं जा रहा है, कोई जो इतने इतने बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं कोई वहाँ पर नहीं जा रहा है। तो फिर कैसे लोग सर सोच सकें कि हम PAGD को वोट दें? क्या काम किए जो PAGD ने कि लोग उनको वोट दें सर? इतने मतलब सर साइड लाइन क्यों कर रहे हैं लोगों को, बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं वो? देखो बाहर तो आ रहे हैं, वो बाहर आएंगे क्या करेंगे?
बाहर आके मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बाहर आके भी इन लोगों से बात करनी है जो आज हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। मैं तो यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उनको लाएं, वो जब कुर्सी पे बैठेंगे, चेयर पे बैठेंगे, उनके पास कुछ होगा तो वो लोगों को देंगे। ऐसे तो वो भी हेल्पलेस है ना, वो भी क्या करेंगे, लीडर भी क्या करेंगे। जो ब्यूरोक्रेट लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको कोई पता नहीं है कि वाटर का मसला क्या है, आपका कंडी का मसला क्या है, पहाड़ी इलाकों का मसला क्या है। ये तो जहाँ यशी मारने के लिए आए हुए हैं ना, ये तो यशी मार रहे हैं। आप सेक्रेट में जाएं, वहाँ कोई एक, मैं कहता हूँ कोई इंसान ही नहीं है जो लोकल आदमी सेक्रेट में जाके वो अपने काम के लिए जाए, आज मेरा ये काम है। एक तो उन्होंने करना नहीं है, एक सेक्रेट में जाने देते नहीं है। ये पहले जब गवर्नमेंट हमारी हुआ करती थी, हमारी लोकल जहाँ के लोग होते थे, तो सेक्रेट में एक रश होता था, लोग जाते थे अपने मसले मसाइल लेकर। आज लोग इतने तंग हैं कि मैं कहता हूँ कि ज़रूरत, लोग इतने दुखी हैं इनसे, तो मैं आपको बता नहीं सकता। लोग परेशान हैं, लोग, आपकी बात सही है, लोग जाएँ तो जाएँ किसके पास जाएँ। कोई मसले मसाइल लोगों के हल नहीं हो रहे हैं, लोगों को रोटी की चिंता है। आप देखते हो इन्होंने की एक नारा लाया है, लगाया क्या नारा? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। साथ किसका है? जो इनके खिलाफ बोलेगा उसके पीछे ईडी लानी है, उनके पीछे एनआईए लगानी है, उसके पीछे सीबीआई लगानी है, उसके पीछे विजिलेंस लगानी है, एंटी करप्शन लगानी है। पार्टी बीजेपी में जब जाते हैं तो वो साफ सुथरे हो जाते हैं। और किसी ने वो ज़मीन भी वही रफ़े आम है, कोई बंजर कदीम है, तो जब इनके पास जाते हैं वो ज़मीन भी उनकी मालकी होगी, पुरखों की मालकी बन जाती है। तो ऐसे ही इन्होंने, उनका वो साथ है, ये जो कहते हैं सबका साथ, इस तरीके से साथ ले रहे हैं। विश्वास, मैंने देखा कि जो लोगों ने अपना कारोबार रखा, किसी ने खोखा है, फड़ी है, कोई दुकान है, छोटा मोटा काम करता है, जब सुबह घर से बाहर आता है अपने कारोबार के लिए, तो वहाँ देखता है ना उसका खोखा है। जहाँ पहुँच जाता है वहाँ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ी आती हैं, फ्रूट, जो कपड़ा, जो रेडी फड़ी सब उठा कर ले जाते हैं। वो इन पर विश्वास करें, क्योंकि उनका रोज़गार देना तो नहीं है। जो रोज़गार बेचारे थोड़ा बहुत कमा रहे हैं, उनका रोज़गार भी ये छीनने पे लगे हुए हैं। जो ले रहे हैं विश्वास या सबका साथ, ये साथ ले रहे हैं, ये सबका विकास कर रहे हैं। विकास क्या कर रहे हैं? विकास तो मैं उसको मानूंगा कि हमारा नौजवान को रोज़गार दें, सबसे बड़ा विकास है। हमारी जो माँ बुज़ुर्ग है, उसको 2 टाइम का रोटी चाहिए, उसको बाहर जाने के लिए एक बाथरूम चाहिए। हमारा जो बुज़ुर्ग है उसको रहने के लिए छत चाहिए, वो विकास होगा। पहले ये चीज़ें हमें हमारे गरीब, हमारे माँ जो ये बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए ये प्रोवाइड करें। शखोरी की वजह से हमारे बच्चे तो क्या, हमारा पूरा जो जम्मू कश्मीर है ये सारा कमज़ोर होगा। जब नशे की लत लग जाती है, वो घर बर्बाद हो जाता है, वो देश बर्बाद हो जाता है, वो मेरा ख्याल स्टेट बर्बाद हो जाती है। इस नशे के लिए भी हमने यही सोचना है कि इन बच्चों को रोज़गार दो तो बच्चे नशे से बचे रहें। मैं सर एक चीज़ और पूछूंगा आपसे, जैसे बीजेपी की एक प्रवक्ता थी निपुर शर्मा, एक ऐसा सर किसी खास कम्युनिटी को लेकर एक ऐसी बयान दिया जाता है कि जो मुझे लगता है कि काफ़ी निंदनीय था, वो नहीं देना चाहिए था। मगर किसी की कम्युनिटी के बारे में किसी को बोलने का, मुझे लगता है किसी के रिलीजन में मतलब घुसने की कोई, एक ऐसा बयान आता है जिससे पूरे मुल्क में मतलब कि प्रोटेस्टों का दौर शुरू हो जाता है, जहाँ के बहरून मुल्क भी मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं हमारे मुल्क के ख़िलाफ़। तो क्या आपको क्या लगता है सर कि ऐसा जिसने कोई ऐसी बयानबाजी की है किसी मज़हब के ख़िलाफ़, तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी? बीजेपी का यही कहना है कि हमने उनको निलंबित किया है, सस्पेंड किया हुआ है 6 साल के लिए। तो क्या ये इतना काफ़ी था, जहाँ इससे भी कुछ और होना चाहिए था जो लोग मांग कर रहे हैं? क्योंकि काफ़ी कंट्रियाँ जो हैं वो भी हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो गई। तो क्या होना चाहिए था सर इसके लिए? देखिए, जो नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया है, तो इसकी हम भी निंदा करते हैं। मैं हिंदू हूँ, मैं सबको कहता हूँ मैं हिंदू हूँ। मेरे मज़हब के खिलाफ जहाँ मेरे जो मैं शिव जी भगवान को मानता हूँ, मैं श्री रामचंद्र जी को मानता हूँ, मैं कृष्ण को मानता हूँ, मैं दुर्गा माता की पूजा करता हूँ, तो मैं लक्ष्मी की पूजा करता हूँ। हमारे कुल देवता हैं, कालीवीर हैं, हमारे बाबा सुरगल जी हैं, हम उनको मानते हैं। कल उनके खिलाफ कोई बोलेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हमारे धर्म के खिलाफ कोई बात करेगा, जो हमारे देवी देवताओं के खिलाफ बात करेगा,
नूपुर शर्मा ने जो बात की है ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में सबको अपने अपने धर्म को मानने की पूरी इजाज़त है। जहाँ किसी का ये नहीं है कि मैं आपके धर्म को चैलेंज करूँ, कोई मेरे धर्म को चैलेंज करे, कोई सिख पंथ को उसको चैलेंज करे। ये उसने जो बयान दिए हैं इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इसने किसके कहने में बयान दिए हैं, इसमें पीछे कोई राज है जिसके पीछे इसने ये बयान दिए हैं। और ये इस किस्म के इसने बयान दिए ये कि पूरी जो हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जो मुस्लिम हमारे भाई हिंदुस्तान में रहते हैं, उनके दिल को इस किस्म की जो इन्होंने एक शुरा होता है ना, वो उनके दिलों में उसने घोंपा है। और इस किस्म की बयानबाजी मैं ये बीजेपी वालों को ये कहना चाहता हूँ कि अपने जितने भी आपके स्पोक्समैन हैं या जो भी अपने आप को समझते हैं कि हम बीजेपी के बहुत बड़े एक लीडर हैं, उनको सोच समझ कर और किसी के धर्म के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। धर्म अपना अपना है, हिंदुस्तान सबका है, लेकिन धर्म अपना अपना है। सिख का धर्म अपना है, बौद्ध का धर्म अपना है, क्रिश्चियन का अपना है, मुसलमान का अपना है, हिंदुओं का अपना है। इसको मानने का अपना अपना अलग अलग तरीका है। इसमें किसी की कोई किसी की इतनी ज़रूरत नहीं है कि किसी के धर्म में आकर उसमें किसी टांगें अड़ाएं या किसी के धर्म को चैलेंज करना है। सर मैं एक चीज़ पूछूंगा, जो सस्पेंशन उन्होंने की है क्या इतना ही काफ़ी है या इनके खिलाफ और कार्रवाई होनी चाहिए थी जो लोग मांग कर रहे हैं? देखो, सस्पेंशन तो एक ऐसे ही होता, किसी को मतलब है कि सस्पेंड कर दिया, ये सस्पेंड कर दिया। हमने देखा कोई मुलाजिम कर दिया, सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड हुआ 2 महीने 4 महीने 6 महीने के लिए। मैं तो यही कहूँगा कि जो बीजेपी वाले हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, इसको सस्पेंड नहीं करना है, इसको बिल्कुल ही पार्टी से निकालना है। और ये पार्टी में जब तक भी ये रहेगी, इसको पार्टी में एंट्री नहीं देनी है। इस किस्म के लोग जो हैं ये हमारे मुल्क के नहीं, ये पूरे वर्ल्ड के जो हैं ये दुश्मन लोग हैं। और कितना नुकसान इन लोगों ने करवाया है। एक बात कहने से अरबों रुपए का नुकसान जो है हिंदुस्तान में, और हमारे लोगों की जो प्रॉपर्टी बर्बाद हुई है वो हमारा सबका नुकसान हुआ है। उससे एक तो हमारे भाइयों के दिल को ये बात इस किस्म की जो लगी, वो लोग परेशान कर दिए ना। पूरे जो हमारी जितनी भी कंट्री ममडन है, इतना परेशान लोग हो गए कि हिंदुस्तान में ऐसे लोग रहते हैं। हिंदुस्तान तो एक डेमोक्रेसी कंट्री है, डेमोक्रेटिक ऐसी कंट्री है जहाँ डेमोक्रेसी ज़बरदस्त है। और हिंदुस्तान में हर मज़हब के लोग बड़े आराम से रहते थे। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक मज़हब की एक जंग यहाँ पर लगा के रख दी। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये बौद्ध है, ये फलाना है, ये देव है। तो इससे मैं इनको यही कहूँगा कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारा एक मुल्क है, हमारा एक एजेंडा है। सर 370 35A के बाद हमने क्या खोया और क्या पाया? सर शार्ट में पूछना चाहता हूँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे आप ही बता दीजिए कि क्या पाया है। आप तो मीडिया है, आप सबके पास जाते हो, पूरा जम्मू घूमते हो, आप हर बंदे के पास जाते हो, हर पार्टी, हर जो सोशल वाले वर्कर्स हैं वगैरह, उनको पूछते हो। आप बताइए इन्होंने क्या पाया है, क्या दिया है हमें? जितना नुकसान जम्मू कश्मीर के लोगों ने ये 370 और 35 और स्टेट को तोड़ने का इन लोगों ने आज तक ये बर्दाश्त कर रहे हैं 2-2.5 साल का, इतना ज़िंदगी में कभी नुकसान इनको हुआ पीछे ना आगे होगा। राजे महाराजों ने किस तरीके से स्टेट को अपने बल पे इसको एक बहुत बड़ी एक स्टेट, जहाँ पे छोटी सी स्टेट को बहुत लंबा खींच के ले गए थे। इतने इतने बहादुर हमारे जहाँ पे राजे गुलाब सिंह के साथ जोरावर सिंह हुआ करते थे, बड़े बड़े ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी जो ने वहाँ पे लड़ाई लड़ी। और मैं लोगों को यही अपील करता हूँ, भैया सब इकट्ठे हो, अपनी स्टेट को वापस लेने की कोशिश करो। हमें स्टेट मिलेगी तो सब कुछ हमें मिल जाएगा, पहले हमें स्टेट चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ये थे हमारे साथ हरमेश सिंह सलाथिया जी। इन्होंने यही कहा है, सबसे इनका मेन फोकस ये था कि खास तौर पर किसी को भी किसी मजहब के खिलाफ बोलने की इजाज़त नहीं है, लेकिन अगर कोई बोलता है तो इनका यही कहना है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी इन्होंने जुबान से यही अपील की है कि नशों से दूर रहें, नशों से दूर रहना, क्योंकि जो नशा है जिस घर में वो चला जाता है वो पूरी की पूरी फैमिली जो है वो ख़त्म हो जाती है। पुलिस को इन्फॉर्म करें और इसके ऊपर पुलिस भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। जहाँ पर कोई ऐसा नशे वाली चीज़ें कोई अगर बिक रही हैं तो लोगों को भी इसमें थोड़ी एक्टिव होने की ज़रूरत है, ताकि पुलिस के साथ भी थोड़ा सहयोग करें, उनको इन्फॉर्म करें, और ताकि हमारे जो आगे आने वाली जो पीढ़ी हैं वो बच सकें। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया।